हाँ जी, फिर आपने यहाँ पर ले लेना है नेचुरल लॉग आर बाई आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि ये आ जाएगी। ठीक है, फिर आप एक बार टाइम टी वन पे लोगे। ठीक है, नेचुरल लॉग आर वन। ठीक है, तो किसके अंदर पुट कर रहे हो ये आप इसके अंदर पुट कर रहे हो एट्थ इक्वेशन के अंदर, ये वाली के अंदर। एक बार आपने यहाँ पर टी वन लेना, ये आर वन हो जाएगा। एक बार आपने टी टू लेना है। ठीक है, तो देखिए एक बार आपने टी वन लेना है। ठीक है, एक बार आपने टी टू लेना है, फिर दोनों को आपने माइनस कर देना है। ठीक है, माइनस करने पर आपके पास कुछ ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लेना। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑफ स्टार, ये जो स्टार क्वेश्चन अगर उसका आप एंटी लॉग लोगे तो ये यहाँ से लॉग कट जाएगा और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। ठीक है, और ये आर नोट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जो एट्थ क्वेश्चन है पीछे वाली, ठीक है, ये आपने प्रीवियस वीडियो में पार्ट टू में जाके देख लेना। मैंने वहाँ पे ये पहली वाली वीडियो में बताया होगा। ठीक है, इससे पहला वाला जो पार्ट है जो मैंने एक्सप्लेन किया वो पार्ट टू वीडियो में है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। यहाँ पर जो हमारा m है वो माइनस के या स्लोप, ये टी एक्स एक्सेस बना हुआ है और नेचुरल लॉग हम r हमारा y एक्स होगा। ठीक है, तो उसके साथ कंपेयर करने पर आपको जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो डबल स्टार इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, अगर आप यहाँ से नेचुरल लॉग हटाते हैं 2.303 लगाते हैं और लॉग ई बेस वाला लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लॉग आर नॉट बाई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं जो आ गई के टी अपॉन 2.303। इसका भी कुछ ग्राफ जो है वो इस प्रकार का बन सकता है जहाँ पर ये हमारा वाई बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा एम बन जाएगा और ये एक्स बन जाएगा। ठीक है, और इंटरसेप्ट तो है नहीं तो ये यहाँ से ग्राफ निकलेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये है हमारे पास। ओके, आगे हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर। तो कुछ ये फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल है, आपको याद रखनी पड़ेंगी, अगर पेपर में पूछी जाए तो आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए लेट अस कंसिडर अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो हम फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए निकालेंगे क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकलती है। तो ये गैस है ए जो है वो बना रही है बी और सी गैसेस। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर जो है ए का वो पी आई है। टोटल प्रेशर एट टाइम टी को हम पी टी कह सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रेशर जो होगा वो पी ए पी बी पी सी तीनों के बराबर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, और पी ए पी बी पी सी जो है वो पार्शियल प्रेशर है ए बी सी के। ठीक है, अब जब मान लीजिए आफ्टर टाइम टी ना, देखिए पहले तो टाइम जब टी ज़ीरो था तब तो सिर्फ इसका ही इनिशियल प्रेशर था ए का, क्योंकि बी और सी तो बने नहीं थे तो उनका प्रेशर ज़ीरो एटमॉस्फेयर है। तो आफ्टर टाइम टी क्या हुआ कि जो ए का प्रेशर है ना वो एक्स से डिक्रीज़ हो गया, एक्स एटमॉस्फेयर डिक्रीज़ हो गया। तो रिमेनिंग कितना रह गया, इनिशियल इसका कितना था पी आई। ठीक है, तो रह कितना जाएगा पी आई माइनस एक्स, और इनका जो एक्स एटमॉस्फेयर बन जाएगा बिकॉज यहाँ पे जिनके कोफिशिएंट्स है वो 1 1 है तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे एक्स लिखना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों का एक्स एटमॉस्फेयर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, वेयर पी आई इज़ द इनिशियल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब टोटल प्रेशर जो है हम तीनों को प्लस करेंगे, इनको तो वो क्या आएगा पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, आ गया। तो एक्स को हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे काटने से एक्स कट जाएंगे तो पी आई प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी पी टी माइनस पी आई। ठीक है, आ जाएगी ना। और ठीक है, तो वेयर जो पार्शियल प्रेशर ए का है वो तो आपको मालूम है ना कितना है आफ्टर टाइम टी, पी आई माइनस एक्स है। तो ए का पार्शियल प्रेशर है पी ए माइनस एक्स आफ्टर टाइम टी, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो पी टी माइनस पी आई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो आ जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। ठीक है, ये आ गया। अब के इज़ इक्वल टू 2.303। अब आपको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही होता है फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पर
इनिशियल होता है यहाँ पर आफ्टर, यहाँ पर आर नॉट होता है, यहाँ पर आर होता है। तो आर नॉट जो है वो तो पी आई है, और आफ्टर टी टाइम जो आर है, ठीक है, वो ये निकल के आया, बिकॉज हमें यहाँ पे रिएक्टेंट का भरना होता है कंसंट्रेशन, ठीक है, गैस के केस में उसका प्रेशर, ठीक है, और आफ्टर टाइम टी ए का प्रेशर जो है वो ये निकला है, देखो, ठीक है। तो वो यहाँ ये भर दिया हमने। आगे हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, इट इज़ अ टाइम टेकन इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ, ठीक है। तो मतलब ये वो टाइम होता है जब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की आधी रह जाती है। तो कितने टाइम बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आधी रह जाएगी, उसको हम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो है वो ये होता है K=R0 - R/T। ये हमने पढ़ रखा है पीछे, ठीक है, रेट लॉ में, ठीक है। वो इंटीग्रेटेड जो रेट इक्वेशन बनाई थी ना, उसमें अंदर मैंने ड्राइव किया था, मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आर को R0/2 भर दें, क्यों? क्योंकि आर जो होती है वो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी होती है। तो हमें वो टाइम चाहिए जब ये कंसंट्रेशन जो है वो क्या रह जाए, हाफ रह जाए। जो हम यहाँ पे R0/2 भरेंगे, ठीक है, और वो टाइम को हम हाफ टाइम कहेंगे, तो हम यहाँ टाइम वो हाफ टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो जब हाफ टाइम होगा तो जो आफ्टर दिस टाइम जो कंसंट्रेशन होगी वो पहले वाले के हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये पुट कर दिया। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा, बिकॉज ये 1 है और ये इसका हाफ है, तो 1 में से हाफ का तो हाफ रह जाएगा, ठीक है। और नीचे T1/2 ऊपर चला जाएगा, के नीचे आ जाएगा। तो हाफ लाइफ जो होता है जीरो रिएक्शन के लिए वो इस प्रकार दी जाती है। और वो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट कांस्टेंट के, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फार्मूला होता है, अभी पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है, और आप पुरानी वीडियोस में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम टी हाफ भर दें तो यहाँ पर R0/2 आ जाएगा, ठीक है, यही होती है ना डेफिनेशन हाफ लाइफ की। तो यहाँ पे भर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, के नीचे आ गया, तो ये मल्टीप्लाई log 2 की वैल्यू 0.301 होती है, मल्टीप्लाई हो गए तो ये बन जाएगा। यानी देखिए हाफ लाइफ जो होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए उस प्रकार दी जाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होती है, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमने कुछ अब यहाँ में डाटा समराइज़ किया है। देखिए जिसका ऑर्डर 0 है, 1 है, ये जीरो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन टाइप वही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंशियल लॉ हमने इस प्रकार निकाला है, आप पुरानी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशियल लॉ इस पे होता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो रिएक्शन रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। फिर जो इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाली थी, ठीक है, ये डिफरेंशियल लॉ है, ठीक है, और ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, ठीक है। तो वो ये आई है KT=R0 - R, ये हमने ड्राइव की है पिछली वीडियो में, चेक कर सकते हैं। और इसकी आती है ये वाली, ठीक है। इसका ग्राफ ये बनता है R वर्सेस T, इसका बनता है नेचुरल लॉग R वर्सेस T, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ हमने अभी निकाल ली है, ठीक है। अब देखी है कि ज़ीरो ऑर्डर की इस प्रकार आती है और इसकी इस प्रकार आई है, ठीक है। और उसकी यूनिट होती है ये मोल पर लीटर पर सेकंड, इसके पर सेकंड। ये मैंने सब पिछली वीडियोस में समझाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, देखिए जिसके अंदर तो मतलब अब जैसे ये रिएक्शन है, इसके अंदर ना वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम इस्तेमाल होती है। मतलब वाटर को देखिए, वाटर जो है बहुत ही कम खर्च हुआ है, ठीक है, 0.01% खर्च हुआ है, लेकिन ये जो है ये सारा खर्च हो गया, ये वाला रिएक्टेंट, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन पूरी कैरिड आउट हुई है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O डज नॉट गेट मच ऑल्टर ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गई है। भले यहाँ पे 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है, लेकिन इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, तो बेसिकली इस पर डिपेंड कर रही है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, भले ही हायर ऑर्डर की है लेकिन है एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की। तो ऐसी रिएक्शंस को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब होती हैं वो हायर ऑर्डर की हैं, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करती हैं जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर की हैं, कि दूसरे रिएक्टेंट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो
इसका जो रेट है वो इस प्रकार लिखा जाएगा, सिर्फ इस पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए, ठीक है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, N2O5 की डिकम्पोजिशन हाफ अगर होनी है, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट से, तो 12 मिनट लगते हैं इस टेम्परेचर पे, और हाफ़ होने के लिए 5 घंटे लगते हैं इस टेम्परेचर पे, और हाफ़ होने के लिए 10 दिन लगते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी डिकम्पोजिशन हो रही है, सिर्फ 12 मिनट में हो जा रही है अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। फॉर केमिकल रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर बट 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देना तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो अरेनियस जो बंदा था ना, उसने इक्वेशन दी थी जो टेम्परेचर और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ जो है वो रिलेशन बनाया था उसने, ये वाला K इज इक्वल टू AE माइनस EART। यहाँ पे A जो है वो अरेनियस और फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ठीक है, R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर, EA यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी और K यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट है वो है जाउल पर मोल, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, देखिए ये टेम्परेचर T ग्राफ का है, ठीक है, और नीचे वाला T+10 का है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि मॉलिक्यूल्स को चाहिए होगी मिनिमम इतनी एनर्जी, ताकि वो जो है रिएक्शन कैरिड आउट हो सके, वो आपस में कोलाइड कर सकें और प्रोडक्ट बना सकें, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर राइज़ कर देते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पे ना, ये यहाँ इस तरह फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ गई है, उनमें इतना इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। जब T टेम्परेचर था नीचे वाले ग्राफ का, उससे ये ऊपर वाला ग्राफ T+10 का, यानी इतना फ़र्क आ गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी अटेन हो गई है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास आ जाएगी ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास, तो ऑब्वियसली फिर वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करेंगे और एक्शन जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होना ज़रूरी है कोलिजन के समय, अगर ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है ही नहीं, ठीक है, तो फिर वो कैसे रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे, ठीक है। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच इंक्लूड विद एनर्जी ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जो पीछे हमने रीनियस इक्वेशन दी, अगर हमने लॉग लगाएं, ठीक है, नेचुरल लॉग लगाएं तो ये कुछ बनता है, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ दिस, लेकिन वो पावर सामने आ जाएगी और लॉग B से कट जाएगा।